दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है अगर भैया मांगलिक न होता। शादी अटेंड करके एक हफ्ते बाद प्रदीप और निशा घर लौटकर आते हैं। उस समय निशा की सास किचन में काम कर रही होती हैं। बेटे के आते ही बाहर हॉल में बैठते हुए निशा की सास कावेरी जी कहती हैं, अरे बेटा, ससुराल से आ गए, वहाँ सब अच्छे से हो गया? शादी की बात तो इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार हो ही गई। चलो सही है, निशा के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब प्रदीप कहता, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100-100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको ये तक तमीज नहीं था कि लिफाफे में रखकर शगुन दिया जाता है। कितने छोटे घर से निशा की भाभी आई है कि कुछ पूछो नहीं। और तो और माँ, निशा के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी, दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब कुछ बड़े ही मन से कावेरी जी सुने जा रही थी। निशा के कमरे तक प्रदीप की आवाज़ आ रही थी। उसे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतार कर टांगने आया। तभी प्रदीप को समझ आ गया कि मेरी बातों का निशा को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वह एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया और बस कुछ मिनट बाद प्रदीप की छोटी बहन रीति आती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले के शादी में गए थे। तब तक प्रदीप को आते देखकर पूछी, अरे भैया, बताओ ना, क्या मिला है ससुराल से? तभी उसकी माँ कावेरी जी गिफ्ट का थैला खोलते हुए बोलती हैं, मेरे लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और ये मिठाई का डिब्बा है। कावेरी जी मिठाई खोलते ही कहती हैं, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को ढंग की मिठाई तो दे देते, देसी घी की भी नहीं लग रही है। इतना सुनकर बेटी कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का मिला है क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में ही कुछ ढंग का मिला नहीं तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी में। कावेरी जी भी वही सब बेटी को बताने लगी। अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले की ससुराल वाले भी कंजूस मिले हैं। और ये सारी बातें निशा चुपचाप सुन रही थी। इतना सुनते उसके बाद निशा अपने माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ियाँ उठाकर मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास मेरी ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बात हो रही है। भैया भाभी के बारे में न जाने क्या क्या लोग बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ माँ, अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो कितनी सुंदर है, उसे जेवर जो उसके मायके से मिले हैं वो सब भी पहनने देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से पहन भी नहीं पाई। सब लोग भाभी के कम पैसे को देख रहे हैं। उनके यहाँ से 100-100 रुपये मिला है, वो भी बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ, जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई के जैसा तो नहीं। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। माँ, अगर भैया मांगलिक न होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो हैं, और वो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसीलिए, नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह निशा को बात करते हुए उसका पति प्रति भड़क जाता है कि निशा उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी मायके में खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो चिल्लाकर कहता, ये क्या है निशा, जो तुम सारी बातें इधर की उधर कर रही हो? तब निशा कहती, आप क्या कर रहे थे? जब से मायके से लौट कर आई हूँ तब से यही सब सुन रही हूँ। जब खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। अरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की थोड़ी भी इज्जत करते तो मैं क्या इस तरह से बोलती? नहीं न। यदि आप अपने ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते
तुम मेरे से क्यों उम्मीद करते हैं? प्रदीप यह सब सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ आ जाता है, वो समझ जाता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। इधर सासू माँ भी निशा को गुस्से से देखने लगती हैं। तभी उसकी बहन रीति निशा के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। अरे क्यों मैं अकेले ही मान मर्यादा और इज्जत का ध्यान रखूं? और तभी उसकी ननद की नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती है कि मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया मोबाइल तो ऑफ है। फिर निशा कहती है, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी सबको मैं बात बता दूँ, मेरी माँ ने विदाई के समय यह नसीहत दी थी कि दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, न मायके की इज्जत और न ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे ये नसीहत दी थी। इस तरह की निशा की बात सुनकर प्रदीप अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार सच ही तो कह रही थी वो। हमेशा शांत रहने वाली निशा को हमारी बात चुभ रही है, इसलिए इतना कुछ बोल गई। फिर ननद ने भी कहा, हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दिखावा करना तो आसान है, पर आप हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आईं और भैया की तरक्की होती गई और हम लोग आपके मायके से क्या मिला क्या नहीं यही सोच बनाने में लगे रहें। कावेरी जी भी अपनी गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर हो गई। वो असली चीज़ अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल की भी उससे इज्जत करनी चाहिए। तब सासू माँ बोली, बहू हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे तुम्हें भी। वहीं बगल में प्रदीप सिर नीचे झुकाए माँ की बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरे मान सम्मान के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए निशा ने अपना सारा गहना बिना किसी विरोध के मेरी बहन को दे दिया। सच में मेरी लक्ष्मी तो निशा है और ससुराल की तरफ से मेरे लिए सबसे बड़ा सगुन मेरी पत्नी है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।